हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अंकिता एंड टुडे विल बी स्टडिंग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन अप टू माइटोसिस पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली सेल साइकिल होता क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं इन अ साइक्लिक फेज, इसलिए नाम पड़ा है सेल साइकिल, साइकिल वर्ड आता है। तो इट्स अ साइक्लिक फेज ऑफ इवेंट्स जिसमें सेल डुप्लीकेट करता है इसका जीनोम, other constituents of the cell are synthesized and it eventually divides into two daughter cells. एक diploid cell will divide into two daughter cells and each of these cells will have diploid ploidy. तो डिवीजन सेल डिवीजन के टाइम पे दो चीज़ें हो रही हैं, डीएनए रेप्लिकेशन एंड साइमल्टेनियसली सेल ग्रोथ ऑल्सो। तो सेल साइकिल के कुछ फेजेस होते हैं, दो बेसिक फेज होते हैं, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। सो इंटरफेज जो होता है उसमें वो और डिवाइड होता है तीन फेजेस में। दैट इज G1 फेज, गैप 1, S फेज इज सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज इज गैप 2 फेज। तो इंटरफेज जो होता है वो इट लास्ट फॉर मोर देन 90% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल एंड इस फेज में सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन होता है इन एन ऑर्डरली मैनर एंड द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिविजन। डिवीजन से पहले जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक सेल की, उसके उसमें ये इस इंटरफेज में वो सब होता है। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एम फेज में सेल डिवीजन होगा, उससे पहले G2 फेज में इट विल प्रिपेयर फॉर माइटोसिस, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा एंड G1 में सेल ग्रोथ होगा। तो G1 फेज जो होता है, it is the interface between interval between the mitosis and initiation of DNA replication. तो इस फेज में क्या होता है, द सेल इज वेरी एक्टिव एंड इट कंटिन्यूसली ग्रोज बट डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हमारा एस फेज या सिंथेसिस फेज। इसमें डीएनए सिंथेसिस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है। डीएनए सिंथेसिस और डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। सेंट्रियोल हमने पढ़ा था जो स्पिंडल फाइबर्स के लिए ज़रूरी होता है, उसका भी डुप्लीकेशन इसी फेज में होता है। अमाउंट ऑफ डीएनए, क्योंकि डीएनए सिंथेसिस हो रहा है तो अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। अगर जैसे डीएनए का कंटेंट 2C है तो वो 4C हो जाएगा, एकदम डबल हो जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर। इफ द सेल हैज डिप्लॉयड जैसे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एट G1, तो एस फेज कंप्लीट होने के बाद भी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल रिमेन द सेम, दैट इज 2n। बट एक फ़र्क आता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पाएंगे, हम लोग ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम क्रोमोसोम को एक्स के शेप में शो करते हैं। हमें लगता है क्रोमोसोम नंबर बढ़ गया है, बट दैट इज़ नॉट द केस। एक्चुअली अब एक क्रोमोसोम में टू सिस्टर क्रोमैटिड्स आ जाते हैं जिनका एक सेंट्रोमियर होता है। इन G1 फेज इट वाज अ सिंगल सिस्टर क्रोमैटिड। एस फेज में रेप्लिकेशन के बाद टू सिस्टर क्रोमैटिड्स आ जाते हैं। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स चाहे दो हो या एक हो, वो क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ता है उससे। अगर एक सिस्टर क्रोमैटिड है तो भी हम उसको एक क्रोमोसोम बोलेंगे, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है तो भी हम उसको एक ही क्रोमोसोम बोल देंगे, क्योंकि सेंट्रोमियर एक ही है। तो ये फर्क होता है। तो डीएनए सिंथेसिस एंड सेंट्रियोल रेप्लिकेशन होता है एंड लेकिन क्रोमोसोम नंबर में कोई इंक्रीज नहीं होता एस फेज में। फिर आता है हमारा, तो इसको अगर हम समराइज करें तो G1 फेज में क्रोमोसोम काउंट 2n है। आफ्टर एस फेज भी क्रोमोसोम काउंट 2n ही रहेगा, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। सिर्फ सिस्टर क्रोमैटिड्स का बढ़ेगा। जैसे एक सिस्टर क्रोमैटिड था G1 में, एस फेज के बाद दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हो जाएंगे एक क्रोमोसोम पे। डीएनए कंटेंट G1 में 2C ही था, एस फेज में जैसे कि हमने पढ़ा वो डबल हो जाता है। और स्ट्रक्चर क्या होता है क्रोमोसोम का, G1 में सिंगल क्रोमैटिड पर क्रोमोसोम एंड एस फेज के बाद टू सिस्टर क्रोमैटिड्स पर क्रोमोसोम। तो इसका फिर हम समरी क्या निकालते हैं, क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, डीएनए डबल हो जाता है एंड क्रोमैटिड्स भी डबल हो जाते हैं। क्रोमोसोम नंबर जो काउंट होता है, इट इज काउंटेड बाय द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स नॉट क्रोमैटिड्स। तो जो एस फेज के बाद ईच क्रोमोसोम स्टिल हैज वन सेंट्रोमियर, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स 2n। क्रोमोसोम नंबर तभी इंक्रीज होगा व्हेन नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स, जब सेंट्रोमियर सेपरेट करेंगे ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है G1 G2, फिर आता है
G1S, फिर आता है G2 फेज। G1S हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट है G2 फेज। इसमें प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस। फिर आता है हमारा M फेज, जो माइटोसिस फेज होता है। इसमें एक्चुअल सेल डिविजन और माइटोसिस अकर्स। तो इट्स अगर 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन है सेल साइकिल का इन ह्यूमंस, तो सेल जो एम फेज है इट लास्ट फॉर अबाउट 1 आवर। तो कैरियोकाइनेसिस, इसमें दो इवेंट्स होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, एंड काइनेसिस मतलब मूवमेंट। तो इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जो सेल डिवाइड करता है उसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। एंड साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एक G0 फेज भी होता है, तो G1 में ही इस G1 का पार्ट है। तो उसमें क्या होता है कि अडल्ट में, एनिमल्स में, जैसे कुछ सेल्स दे डोंट डिवाइड, जैसे कि हार्ट सेल्स हो गए, नर्व सेल्स हो गए। तो ये क्या करते हैं, G1 फेज से दे एग्जिट एंड दे एंटर एन इनएक्टिव स्टेज और क्वाइसेंट स्टेज, विच इज द G0 ऑफ द सेल साइकिल। उसमें द सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव बट दे डू नॉट प्रोलिफरेट। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि माइटोटिक सेल डिवीजन जो होता है वो सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में ही होता है, एंड मियोसिस जो होता है वो गैमीट सेल्स में होता है, विच आर हैप्लॉइड। तो सोमैटिक सेल्स वो होते हैं जो हमारे दूसरे ऑर्गन्स के सेल्स होते हैं, लिवर हो गया, किडनी हो गया, बट जो मियोसिस होता है वो गैमीट सेल्स में ही होता है। इसका एक्सेप्शन ये होता है इन मेल हनी बीज, उसमें जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं दे डिवाइड बाय माइटोसिस। तो हम जैसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि if a diploid cell has 20 chromosomes in G1, how many chromatids will be present after S phase? 20, 40, 10 या 80? तो हमने अभी पढ़ा था कि क्रोमैटिड्स का नंबर डबल हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर नहीं, क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं। तो इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 20, तो क्रोमैटिड्स कितने होंगे, 40। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम G1 टू G फेज? ए है डीएनए कंटेंट, बी क्रोमोसोम नंबर, सी क्रोमैटिड नंबर, या डी न्यूक्लियर वॉल्यूम। तो इसमें आंसर होगा क्रोमोसोम नंबर, वो कांस्टेंट रहता है फ्रॉम G1 टू G2 फेज, G1S G2। तो G1 टू G2 फेज में क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहता है। सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन अकर्स इन विच फेज? G1 फेज, S फेज, G फेज, G2 फेज या M फेज? तो हमने पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन और सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन जो होता है वो S फेज में, ये टू इवेंट्स S फेज में होते हैं। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं M फेज और दी माइटोटिक फेज। इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि जो पेरेंट सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, प्रोजेनी सेल्स में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे मियोसिस में हाफ हो जाएगा, हम आगे पढ़ेंगे, बट ये इक्वेशनल डिवीजन है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं इन द पेरेंट एंड द प्रोजेनी सेल्स। तो ये जो है फेज वो इट्स डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। जो प्रोफेज होता है, इसका इस फेज में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल स्टार्ट हो जाता है, जो क्रोमैटिन होता है वो अनटैंगल होना शुरू हो जाता है, एंड धीरे धीरे क्रोमोसोम स्टार्ट्स कंडेंसिंग। तो जो क्रोमोसोम्स कैसे दिखते हैं हमें, दैट उसमें इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। तो उसका अर्ली फेज एंड लेट प्रोफेज। सेंट्रोसोम जो होता है, इट बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स, एंड उसमें एस्टर्स हमें देखने को मिलता है। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स, जो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एंड द 2 एस्टर्स will form together with spindle fibers form the mitotic apparatus. तो जो एस्टर्स दो आप देख रहे हैं एंड में पोल्स की तरफ, एंड द स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म द माइटोटिक apparatus. फिर आता है हमारा मेटाफेज। तो उसमें भी जैसे प्रोफेज में जस्ट शुरू हुआ था, वी कुड सी 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो इसमें और क्लियरली हमें दिखता है मेटाफेज में दैट द क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर. स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, काइनेटोकोर्स भी हमें दिखने को मिल जाते हैं,
हमने पढ़ा था कि काइनेटोकोर्स से स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, जो हमारे दो डिस्क शेप्ड प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होते हैं सेंट्रोमियर के सरफेस पे। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर, इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं क्रोमोसोम, जैसे कि डायग्राम में देख पा रहे होंगे। इक्वेटर मतलब मिडिल पे एकदम अलाइन हो जाते हैं विथ स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। तो जैसे कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड वाले डायग्राम में, कि रेप्लिकेशन के बाद दो सिस्टर क्रोमैटिड्स, एस फेज के बाद दो सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म होते हैं, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट होता है। और इन दो क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं, जो हम मियोसिस के टाइम पे पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि जो पहले मेटाफेज में प्रेजेंट थे, हमने पढ़ा मेटाफेज के स्टेज में मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम्स वर अरेंज्ड। तो उसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं एंड दे मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। एक सिस्टर क्रोमैटिड एक पोल की तरफ जाता है एंड दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड होता है वो दूसरे पोल की तरफ जाता है। और अब हम उसे रेफर करते हैं एज डॉटर क्रोमोसोम्स, क्योंकि ये फ्यूचर जो न्यूक्लिया बनेगा, डॉटर न्यूक्लिया बनेंगे, उसका पार्ट है। तो हम इसको अब सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं बोलते, हम बोलते हैं डॉटर क्रोमैटिड्स या डॉटर क्रोमोसोम्स। इनका माइग्रेशन शुरू हो जाता है टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। तो इसका क्या कैरेक्टराइजेशन है, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड्स सेपरेट एंड क्रोमैटिड्स मूव टू ऑपोजिट पोल। सब देख पा रहे हैं इन दी डायग्राम। फिर नेक्स्ट जो आता है हमारा, अगर हम इसे समझे और डिटेल में, सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो जॉइंट एट द सेंट्रोमियर्स होते हैं एंड दे एग्जिस्ट एज अ पेयर ड्यूरिंग द मेटाफेज में। जब वो मेटाफेज में इक्वेटर में अलाइंड होते हैं, एज अ पेयर होते हैं एंड दे आर आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। तो मतलब पेयर मतलब एक क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे डायग्राम में क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ वन क्रोमैटिड, एंड सेकेंड डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, इसमें दो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में इट कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो मेटाफेज में हमें मिलता है देखने को। और जैसे ही द सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज में, तो वो जो सेपरेटेड वाला सिस्टर क्रोमैटिड है उसको हम ट्रीट करते हैं एज वन फुल फ्लेजेड क्रोमोसोम। तो उसको हम डॉटर क्रोमोसोम्स बोलते हैं, क्योंकि अब वो डॉटर सेल्स फॉर्म कर रहा है ना, टू डॉटर सेल्स फॉर्म हो रहे हैं एक डिप्लॉयड पेरेंट सेल से, तो हम उसको डॉटर क्रोमोसोम बोलते हैं। तो रिलेशनशिप क्या बना, सिस्टर क्रोमैटिड्स बिकम डॉटर क्रोमोसोम्स वंस दे स्प्लिट, ensuring that each new daughter cells receives an exact copy of the genetic material। क्योंकि ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स एकदम आइडेंटिकल कॉपीज हैं, तो जब वो सेपरेट होके दो डॉटर सेल्स में जाते हैं, तो the sister chromatid becomes the daughter chromosomes, and दोनों डॉटर क्रोमोसोम्स जो सेपरेट होते हैं, दो से अलग अलग सेल्स में जाते हैं, दे आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो टीलोफेज इज द लास्ट फेज। उसमें क्या होता है, द क्रोमोसोम्स cluster at opposite spindle poles, and उसका सारा आइडेंटिटी लूज हो जाता है एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स। तो न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो जाता है अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स और फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। एंड जो अदर ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियोलस हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर फॉर्म, जो अभी तक वेसिकल्स के फॉर्म में थे पूरे इस फेज में, टीलोफेज में आके वो रिफॉर्म होते हैं। तो ये हमारे सारे इवेंट्स थे माइटो एम फेज के। तो यही है इसका समरी। अगर मैं कुछ बोलूँ तो वन क्रोमैटिड जो अनडुप्लीकेटेड होता है बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन, जी1 फेज जो होता है, और आफ्टर सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट इन एनाफेज, तो वेर ईच सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को हम एक इंडिविजुअल फंक्शनल क्रोमोसोम मानते हैं। एंड जब डुप्लीकेशन हो जाता है SN-G2 फेजेस के बाद, the two identical sister chromatids are attached at the centromere and are counted as a single chromosome during the metaphase stage। ठीक है। एंड सेपरेशन अपॉन एनाफेज इन माइटोसिस और मियोसिस 2 जो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट हो जाते हैं, एंड जो स्प्लिट होके दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं उसको हम एक पूरा क्रोमोसोम मानते हैं। So essentially they are the same piece of DNA, but their name changes based on whether they are still paired as sister chromatids or have separated
as daughter chromosomes. तो आ सकता है एक क्वेश्चन जैसे, at which stage sister chromatids separate? तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज? तो द आंसर वुड बी एनाफेज. अब अगर हम बात करें कि अ सेल में हैज 2n इज इक्वल टू 8, तो उसकी डिप्लॉयडी कंडीशन है, उसमें 8 क्रोमोसोम्स है. विल हैव दिस सेल विल हैव हाउ मेनी क्रोमोसोम्स एट मेटाफेज ऑफ माइटोसिस? तो इसका आंसर 8 ही रहेगा, क्योंकि क्रोमोसोम्स डबल ओनली आफ्टर सेंट्रोमियर सेपरेट इन एनाफेज, है ना. जब एनाफेज के टाइम पे सेंट्रोमियर सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं, उसके बाद ही डबलिंग होती है क्रोमोसोम्स की. तो मेटाफेज तक वो सेम नंबर रहता है. फिर नेक्स्ट आता है हमारा साइटोकाइनेसिस. इसमें क्या होता है, द सेल्स तो डिवाइड हो ही जाते हैं डॉटर सेल्स में, एंड साइटोप्लाज्म भी साथ साथ डिवाइड होता है, तो दैट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस. तो एनिमल सेल में क्या होता है, दोनों प्लांट एंड एनिमल सेल्स में थोड़ा डिफरेंस होता है जो प्रोसेस में. सो एनिमल सेल में देयर इज अपीयरेंस ऑफ फरो, क्लीवेज फरो का अपीयरेंस होता है, एंड कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स अपीयर होते हैं जो डीपन होता रहता है, एंड इट जॉइंस इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू टू. जैसे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, क्लीवेज फरो का अपीयरेंस आता है विथ कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग्स, एंड दैट डिवाइड्स द सेल इनटू टू. प्लांट सेल्स में क्या होता है कि द वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर, सेंटर से जाके वो पेरिफेरी पे जाता है. इट ग्रोज आउटवर्ड्स टू मीट द लैटरल वॉल्स. एक सेल्फ प्लेट फॉर्म होता है जो रिप्रेजेंट्स द मिडल लैमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ द टू एडजेसेंट सेल्स. तो मिडल से शुरू होता है वॉल फॉर्मेशन, एंड ये लैटरली जाता है, मीट करता है सेल वॉल को, और एक सेल प्लेट फॉर्म होता है. जो फॉर्म होता है स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेल प्लेट, एंड जो फ्यूचर में वो मिडल लैमेला फॉर्म करता है. सो इट बेसिकली जॉइंस द टू नेबरिंग सेल. तो माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसमें प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स होता है विद जिनका दो जो एकदम आइडेंटिकल होते हैं, उनका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल आइडेंटिकल होता है. इट रिजल्ट्स इन सेल ग्रोथ, ठीक है. इट रिजल्ट्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेशियो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. इट रिजल्ट्स इन सेल रिपेयर. द सेल्स ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, और जो हमारे लाइनिंग होते हैं वेरियस सिस्टम्स के, दे आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड, तो वो होता है थ्रू माइटोसिस. एंड जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में माइटोसिस होता है एपिकल एंड नाइट्रल कैम्बियम में, इट रिजल्ट्स इन कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ. तो जैसे क्वेश्चन आता है, अगर आप इसको ऐसे समझ लेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा माइटोसिस का, क्योंकि ऐसे ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. A diploid cell with 2n is equal to 6 enters the cell cycle. How many chromosomes will be present at the following stages? G1 phase, after S phase, metaphase of mitosis, and after anaphase of mitosis. तो G1 में क्योंकि 2n is equal to 6 है तो 6 ही रहेगा, क्रोमैटिड का नंबर भी 6 रहेगा, क्योंकि एक सिंगल क्रोमैटिड है, सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं है. एक सिंगल क्रोमैटिड को भी हम क्रोमोसोम ही बोलेंगे, और जब सिस्टर क्रोमैटिड आ जाएगा, एक और आ जाएगा, उसको भी हम क्रोमोसोम ही बोलेंगे, वन क्रोमोसोम. एस फेज के बाद भी क्रोमोसोम क्योंकि डबल नहीं होता है, एस फेज में हमने पढ़ा था, तो उसमें भी क्रोमोसोम नंबर 6 होगा, बट क्रोमैटिड डबल हो जाएगा, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, तो क्रोमैटिड का नंबर डबल हो जाता है. G2 में भी क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा 6, एंड क्रोमैटिड नंबर, क्योंकि J2 कम्स आफ्टर एस फेज, तो उसमें भी क्रोमैटिड नंबर 12 रहेगा. मेटाफेज में क्या होगा, सेम होगा, क्रोमोसोम भी 6 रहेगा, क्रोमैटिड भी 12 रहेगा, क्योंकि वो इक्वेटर पे है. एनाफेज में क्योंकि वो पोल्स पे चले जा रहा है, तो क्रोमोसोम्स जो है जिसके दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो स्प्लिट कर जा रहे हैं, तो क्रोमोसोम नंबर भी 12 हो जाएगा, क्योंकि हम अब एक को डॉटर क्रोमोसोम मानेंगे, एक सिंगल फंक्शनल क्रोमोसोम मानेंगे, सिंगल आइडेंटिटी. तो क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा 12, एंड क्रोमैटिड नंबर भी 12 रहेगा. तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि इन एस फेज डीएनए रेप्लिकेट्स बट सेंट्रोमियर्स डू नॉट डिवाइड, जो कि एनाफेज में होता है. सो क्रोमोसोम नंबर स्टेज द सेम. मेटाफेज में क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड, 2 क्रोमैटिड्स, बट स्टिल काउंटेड एज 1 ईच, क्योंकि सेंट्रोमियर उनका एक ही रहता है.
एनाफेज में सेंट्रोमियर्स क्योंकि स्प्लिट हो जाते हैं तो सिस्टर क्रोमैटिड्स बिकम इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम्स, सो द नंबर डबल्स। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये सारा जो सेल साइकिल एंड एम फेज है। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम लोग वी विल डिस्कस मियोसिस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।